जय हिंद। जय बैठो बैठो। कैसे है सब लोग? बैठो 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 बैठो। गुड आफ्टरनून। सभी बैठ जाइए। ज्यादा इंतजार हो रहा था लगता है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब समय पर होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो इधर वाले बच्चे बैठ जाओ बेटा, सारे लोग बैठ जाओ। हम लोगों को स्टार्ट करना है मॉडर्न हिस्ट्री से। सबसे पहले सुन लीजिए कुछ बातों को, है ना। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि जो बैच 2 है, बैच 2 में आपका मेडिवल खत्म होने को है, और बैच फर्स्ट जो थर्ड है, सॉरी थर्ड वाले बैच में आपका मगध के आसपास है, हम कहीं, है ना, कहीं मगध के आसपास, मौर्यन के आसपास है। तो अब उन्हें तो अभी छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि हमें साथ साथ करना पड़ेगा। एग्जाम आपको पता ही है कि एग्जाम की डेट क्या है, तो हम लोग उसे भी करेंगे, आप लोग टेंशन मत लेना, वो भी सारी चीजें कवर की जाएगी। बट बस पहले हम लोग जो है मॉडर्न को करेंगे, तो मॉडर्न सब लोग साथ मिलकर करेंगे। उसके बाद हम लोग एंशिएंट मेडिवल वाला पार्ट जो भी आपका बचा हुआ है वो सब कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और यहां से कोई लिंक भी नहीं है, आपको पता ही है मॉडर्न का क्या रोल है। इसमें तो आपको कोई संदेह नहीं है कि मॉडर्न का रोल जो है वो ज्यादा है ना, यानी जो आधुनिक भारत है उसका रोल बहुत ज्यादा है। तो वही हमें देखना है एक बार, ठीक है। चलिए बैठिए तो फिर। मॉडर्न हिस्ट्री का जो योगदान है वो आपको पता है बच्चों की सबसे ज्यादा है। यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तब तक हम थोड़ी सी बातें करते हैं, आपको बताते हैं कि मॉडर्न का मतलब क्या है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम मॉडर्न के कौन से टॉपिक को शुरू करेंगे ताकि आपस में सारी चीजें लिंक हो जाए, है ना। और हम मॉडर्न में ही आगे चलकर, आवाज बढ़वा देते हैं बेटा, बैठोगे आप तब ना, शोर मचाना बंद करोगे तब। तो हम लोग एक ऐसे टॉपिक से चीजें स्टार्ट करेंगे जहां से सारा मॉडर्न हिस्ट्री आपस में लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बताते हैं कि मॉडर्न आधुनिक भारत क्यों, और मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चंस क्यों आते हैं, या फिर मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो हम किन किन टॉपिक्स के साथ कवर करेंगे। पहले बहुत शानदार तरीके से पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, फिर अच्छे तरीके से सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस कैसा रहेगा हमारा मॉडर्न का। एक बार देख लेंगे आप लोग कि हाँ, किस स्तर पर कितने समय में हम बहुत आसानी के साथ इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट करने में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ, कंप्लीट करने में कोई जल्दी या जल्दबाजी या कोई चीज आपको समझ में नहीं आए। उसके लिए यदि दिमाग में किसी बच्चे के कोई बात है भी तो वो बिल्कुल अलग रख देंगे, उस बात को निकाल करके दिमाग से, क्योंकि बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ेंगे, सब चीजें अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस 90 to 95% क्वेश्चंस आपके बने इससे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखेंगे
कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, ये आधुनिक भारत है, इसमें आधुनिक भारत में यहां देखिए बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको पता है कि आधुनिक भारत या फिर हमने संपूर्ण भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, याद है? जो संपूर्ण भारत का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटकर देखा गया था। सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, पूरा कंप्लीट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। बल्कि आप इसको भी समझ कर पहले ही समझिए, यह है भारतीय इतिहास, यह है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। और भारतीय इतिहास के जैसे 3 पार्ट हैं, भारतीय इतिहास के जैसे 3 पार्ट हैं। पहला है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। आपको पता है कि हम लोगों ने जो भारतीय इतिहास है वो हम लोगों ने बिगिनिंग से यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू किया था। आपके सामने 2500 बीसी से लेकर 1947 एडी तक का बताया था कि ये हमारा टोटल हिस्ट्री का जो सेक्शन है ये टोटल रहेगा। अब प्राचीन भारत का इतिहास इसमें से 712 तक पढ़ना है हमें, यानी 2500 बीसी से, यानी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से बात करें तो उसे 712 एडी तक हमें समझना होता है। ये इतना पार्ट केवल एंशिएंट का होता है। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है, आप सभी जानते हैं, मध्यकालीन भारत हमें 712 एडी से लेकर 712 एडी से 1707 एडी तक पढ़ना है। नोट टिल 1757, यानी 1757 तक नहीं, हमने यहां पर डेट लिखी है 1707। 1707 एक ऐसा वर्ष है। क्या हुआ बेटा? गेट खुलवाए? अच्छा, ओपन करवाएंगे, अभी रुको 2 मिनट, ठीक है। 1707 एक ऐसा वर्ष है प्यारे बच्चों, जिस वर्ष में हम ये देखते हैं कि कुछ बड़े डिफरेंसेस या कुछ बड़े अंतर या एक ऐसे अंतर आते हैं जो कि हमें मध्यकाल को आधुनिक काल से अलग करते हुए दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर जब हमने लिखा था कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास 3 भागों में इतिहास जो है वो बांटा गया, और इस विभाजन का जो कारण है हमने बताया था कि यह विभाजन इसलिए होता है कि समय के साथ कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हो जाते हैं। याद है? तुम लोगों को याद है? ये परिवर्तन होने के कारण ही हम कहते हैं कि प्राचीन काल से हम मध्यकाल में आ गए, मध्यकाल से हम किस में आ गए? आधुनिक काल में आ गए। आपने देखा था प्यारे बच्चों कि प्राचीन काल में हमने राजतंत्रों की बात ज्यादा की थी, राजतंत्र की बात हम ज्यादा कर रहे थे। मध्यकाल में हम धर्मतंत्र की बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां राजा पर धर्म का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है, यानी वो धर्मतंत्र की प्रक्रिया है। प्राचीन काल राजतंत्र की प्रक्रिया है, लेकिन मॉडर्न धर्मतंत्र और राजतंत्र के अंत को इंगित करता है। यानी आधुनिक भारत का इतिहास में जब हम आधुनिक भारत का इतिहास या इस काल को हमने आधुनिक क्यों कहा, यदि हम इस पर चर्चा करेंगे तो इसका पहला पॉइंट यही होगा कि राजतंत्र और धर्मतंत्र जैसी अवधारणाएं समाप्त हो जाती है, तब इसे आधुनिक कहते हैं। अवधारणाएं समाप्त कैसे होंगी? एकदम से तो नहीं होगी। महान मुगल साम्राज्य, फिर उसका अंत और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, ये एकदम से नहीं हुआ होगा। एक तारीख निश्चित नहीं है मॉडर्न के अंत की, मुगलों के अंत की एक तारीख निश्चित थोड़े ना है कि हाँ 1707 में औरंगजेब मरा और उसके तुरंत बाद मध्यकाल खत्म हो गया और आधुनिक काल की शुरुआत हो गई। ये कोई फिक्स थोड़े ना है बच्चों। परिवर्तन है समय के साथ। समय के साथ क्या है? परिवर्तन है, और उन परिवर्तनों के कारण प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की स्थिति की बातचीत हम करते हैं। तो मध्यकालीन और फिर जो आधुनिक भारत है जिसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी शुरुआत होगी आपकी
1707 से लेकर 1947 एडी तक, जब तक कि भारत आजाद होगा। आपको बता दे बच्चों, ये अच्छी बात है बीपीएससी के सिलेबस की कि इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं पूछा जाता। आपके पेपर में आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं पूछा जाता, यानी स्वतंत्र के बाद का जो भारत है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें 1947 तक, जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन मॉडर्न इंडिया खत्म हुई, है ना। यानी हमें 15 अगस्त 1947 तक की यात्रा को पूरा करना है। तो हमने ये तो आपको सब समझाया हुआ है, और हमने ये भी बताया है कि ये विभाजन क्यों। तो हम आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि ये विभाजन इसलिए क्योंकि समाज में, धर्म में, राजनीति में, आर्थिक व्यवस्था में, संस्कृति में, शिक्षा में, सब में जब अंतर आ जाए तो कहते हैं प्राचीन से मध्यकालीन और मध्यकालीन से आधुनिक भारत। क्लियर? एक बात। अब यहां से हम, अब यदि यहां ये आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें ये मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पहली बात है कि आधुनिक शब्द का अर्थ क्या है। यहां आधुनिक शब्द का क्या अर्थ है, हम क्यों माने कि यह आधुनिक है, और वे कौन से कारण हैं जिससे हमने कहा कि हां इन तीनों चरणों में यह सबसे नवीनतम व्यवस्था है। तो आधुनिक का मतलब होता है, मॉडर्न का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जो अब से पहले, ध्यान देना, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा समय, एक ऐसा काल या एक ऐसी व्यवस्था जो अब से पहले दिखाई नहीं देती, और तमाम व्यवस्थाओं में ये अब तक की नवीनतम अवधारणा है, अब तक की बिल्कुल नई अवधारणा है, तो उसको कहते हैं मॉडर्न। तो यह अब तक की सबसे क्या है, नवीन अवधारणा है। अब तक की नवीन अवधारणा कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब समझो कि क्या है। अब तक की नवीन अवधारणा का मतलब है कि राजतंत्र नहीं है, धर्मतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के बीज पड़ते हुए दिखाई देंगे, या आप एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे जो यूनिफाइड होगा, या आप एक ऐसी व्यवस्था में आएंगे जो अपने आप को एकीकृत करती हुई दिखाई देगी, आप एक ऐसी व्यवस्था में आएंगे जिसमें राष्ट्रवाद का उदय होगा। इससे पहले की व्यवस्था में आप राष्ट्रवाद जैसे शब्द, लोकतांत्रिक मूल्य जैसे शब्द, समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे शब्द नहीं सुनते हो क्या? इस व्यवस्था में आप पहली बार समझेंगे। तो पहली बात यह कि अब तक की नवीनतम व्यवस्था है, पहली बात। दूसरी बात ये, आधुनिक कहने का मतलब कि धर्मतंत्र की समाप्ति, धर्मतंत्र एवं लोकतंत्र की समाप्ति। धर्मतंत्र, आवाज नहीं आ रही है, सॉरी, हां, धर्मतंत्र एवं राजतंत्र की समाप्ति, धर्मतंत्र एवं राजतंत्र की समाप्ति, इसलिए भी एक नवीनतम व्यवस्था है, इसलिए भी एक नवीनतम व्यवस्था है। तो दो कारण हो गए बच्चों। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को इस बात को कहते हो कि यार ये तो बड़ा मॉडर्न है, कहा है कभी कि ये तो बड़ी मॉडर्न है लड़की, ये लड़का बड़ा मॉडर्न है, कहा है, सुना है, सुना होगा, है ना। बहुत सारे लोग सड़कों पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उसमें से कुछ आधुनिक वस्त्र पहनकर आते जाते हैं, तो आप कहोगे यार बड़े मॉडर्न हैं। मॉडर्न का मतलब होता है एक तरीका, यानी एक फैशन का तरीका है ना, विचारधारा है मॉडर्न मतलब, सॉरी, फैशन का तरीका आपने मान लिया, बट वो क्या है वास्तव में, एक विचारधारा का अंतर है। तो कोई मॉडर्न वस्त्र पहनकर नहीं हो जाता, हम ये बताना चाहते हैं कि आप कहते हो ना बड़ा मॉडर्न है, तो पहले उसके विचार तो सुनकर देखो, और उसके विचार मॉडर्न है ही नहीं, है ना, उसके विचार पौराणिक स्थिति के अनुसार है ना, उसी के अनुसार है। वह महिलाओं को उसी नजरिए से देखता है जो 2500 साल पहले देखते थे, ऐसा है कि नहीं है? या फिर वह उसी तरीके से समाज को आज भी जातिवाद और दूसरी समस्याओं को देखता है, तो फिर वो मॉडर्न है। तो मॉडर्न क्या है? एक विचारधारा जो बदलाव लाती है, वो मॉडर्न है।
बात समझ में आई? अब इसमें देखो बच्चों, यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें सिलेबस के तौर पर चीजें कहां से स्टार्ट करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे तो हमें कहां से बात करनी है? आधुनिक भारत में हमें बात करनी है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। जब भारत में यूरोपीय कंपनी आई, वहां से हमें अपनी बातचीत शुरू करनी है। कैसे पुर्तगाली आए, कैसे डच आए, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे डेनिश आए और कैसे फिर फ्रेंच आए, और भारत में उनके सेटलमेंट्स कहां थे, भारत में उन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, कैसे कैसे वो अलग अलग जगहों पर स्थापित हुए, कैसे वो शक्तिशाली बने भारत में। पहला टॉपिक हमारा आधुनिक भारत में वही रहेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको दो तीन बातें बताते हैं। देखो बेटा, ये प्राचीन मध्यकालीन है हिस्ट्री में और ये आधुनिक भारत है। तो आधुनिक भारत जहां प्राचीन से 9, 6 का अनुपात है, वहीं आधुनिक भारत से 21, 16, 17, 16, 18, 16, 16, 21 और पिछले साल भी 20-21 क्वेश्चन रहे थे मॉडर्न से, है ना। तो यानी जब यदि 27-28 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें से भी 19 थे, 19 सीधे सीधे मॉडर्न से थे, और एक में 37 पूछे गए। जो बाद में जनवरी में हुआ उसमें कितने पूछे गए? 37 पूछे गए, और उसमें से 37 में तो 23-24 क्वेश्चन किसके थे? मॉडर्न के थे। तो यानी मॉडर्न की संख्या एंशियंट प्लस मेडिवल उसका डबल, एंशियंट प्लस मेडिवल और उसका डबल कर दो, ये मॉडर्न है, यानी उसका वेटेज इतना ज्यादा है, ठीक है। अब ये तो एक बात है। दूसरा यह है कि आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप हेडिंग लगाइए आधुनिक भारत और 3-4 पॉइंट नोट कीजिए, 3-4 पॉइंट नोट कीजिए। सब हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। सर प्राचीन का क्या होगा, बता दिए बेटा। अब 4 दिन तक ये नहीं पूछोगे, ठीक है। हाँ, ये रामलाल होगा, भूले नहीं तुम रामलाल को, तुम्हें सब याद है। लिखो तो फिर लिखिए, लिखिए आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ आधुनिक काल के इतिहास का आरंभ या आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। 18वीं सदी के प्रारंभ से माना जाता है। यहां आधुनिक इतिहास से अभिप्राय है कि नवीनतम परिवर्तनों के साथ प्रारंभ होने वाली व्यवस्था, नवीनतम परिवर्तनों के साथ प्रारंभ होने वाली व्यवस्था। इस काल में राजतंत्र और धर्मतंत्र, इस काल में राजतंत्र और धर्मतंत्र की समाप्ति की ओर, इस काल में राजतंत्र और धर्मतंत्र की समाप्ति की ओर कदम बढ़े। और यह अब तक की नवीनतम व्यवस्था,
के रूप में सामने आई, के रूप में सामने आई। हेडिंग लगाइए आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम, आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडिया, सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम, आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम, आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम, सिलेबस बच्चों, सिलेबस, सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडिया, सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का, भारत का पाठ्यक्रम, आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम। अब इसको समझो बेटा। सबसे पहली बात है कि पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, इसमें हम दो तरीके से आपको सिलेबस को समझाएंगे ताकि आप पूरी कंसेप्ट के साथ सिलेबस को समझो कि वास्तव में सिविल सर्विसेज में मॉडर्न हिस्ट्री को हम किस तरीके से देख सकते हैं। और आपको जानकर, बल्कि बच्चों आपको पता ही है कि आधुनिक भारत से ही आपका बीपीएससी का पूरा सिलेबस मिलता है। आधुनिक भारत का ही योगदान बीपीएससी के सिलेबस में भी है। 1857 की क्रांति के बाद आपका मॉडर्न का जो पार्ट होता है वो सीधे तौर पर किससे मिल जाता है? बीपीएससी के मेंस के सिलेबस से मिलता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा यहां पर यूरोपियों का आगमन। क्या रहेगा? यूरोपियों का आगमन। तो हेडिंग लगाओ मेरे साथ साथ, मतलब मेरे साथ साथ लिखते हुए चलो, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। ये ठीक है या फिर ऐसे ही आपको ऐसे ही लिखोगे आप? ऐसे ही यूरोपियों का आगमन लिखो, यूरोपियों का आगमन। और इसमें आप यदि इंग्लिश में बेटा इसको लिखना चाहे तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस लिखोगे, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियंस भारत कब आए, हमें इसके बारे में देखना है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा मुगलों का पतन, यानी डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स यानी मुगलों का पतन हमारा दूसरा टॉपिक होगा। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स यानी मुगलों का पतन हमारा दूसरा टॉपिक होगा। क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। क्षेत्रीय राज्यों का उदय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार तीसरा टॉपिक होगा। अब क्षेत्रीय राज्यों का उदय कौन कौन से राज्यों का हुआ, तो यदि हम इस टॉपिक को देखें बच्चों, तो जैसे यूरोपियों का आगमन था, भी रुक जाएंगे, आप ध्यान से दोनों तरफ समझते हुए चलेंगे बच्चों। जैसे यूरोपियों का आगमन हो गया, दूसरा क्या हो गया? मुगलों का पतन हो गया, यानी मुगल पतन की ओर कैसे बढ़े। तीसरा स्वतंत्र राज्यों का उदय, जिसे बच्चों आप लोगों ने लिखा ना क्षेत्रीय राज्यों का उदय, उसको हम स्वतंत्र राज्यों का उदय भी कहते हैं। पहले आप इसके बारे में दो तीन बातों को समझिए। आप देखेंगे बच्चों कि जब एक बड़ा साम्राज्य टूटता है तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बनते हैं। ऐसा आपने एंशिएंट इंडिया में देखा था, जब भी एक बड़ा राज्य टूटता है तो छोटे छोटे राज्य बनते हैं। कहते हैं जब वो मुगल साम्राज्य का विखंडन हुआ, मुगल साम्राज्य की समाप्ति हुई, मुगल साम्राज्य पूरे तरीके से समाप्त हुआ, तो कहते हैं छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए। छोटे छोटे राज्य किस में आ गए? अस्तित्व में आ गए। और ये राज्य कौन कौन से थे? जैसे बंगाल, जैसे नंबर 1 बंगाल, बंगाल स्वतंत्र राज्य के रूप में। जैसे नंबर 2 लिखो, जैसे नंबर 2 अवध, अवध स्वतंत्र राज्य के रूप में। जैसे नंबर 3 मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य ये भी स्वतंत्र राज्य के रूप में आया, मराठा साम्राज्य। नंबर 4
नंबर 4, मराठा साम्राज्य के बाद मैसूर, मैसूर राज्य, मैसूर राज्य भी अस्तित्व में आया। उसके बाद आया जाट एवं राजपूत यानी जाट राज्य, उसके बाद आया जाट राज्य, उसके बाद आया राजपूत राज्य, राजपूत राज्य, राजपूत राज्य। तो बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर, जाट, राजपूत, और इसके बाद आता है 7वें नंबर पर पंजाब, पंजाब बच्चों 7वें नंबर पर आता है पंजाब, और पंजाब के नीचे एक राज्य आता है कर्नाटक। क्या आता है? कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में भी थोड़ी सी बात हम आपसे करेंगे कि कर्नाटक की स्थिति क्या थी। ये स्वतंत्र राज्य हमें पढ़ने हैं। तो ये पंजाब हो गया और कर्नाटक हो गया, बन गया बेटा। तो ये 3 टॉपिक इसे आप ध्यान से देखिए, ये तीनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक आपस में इंटरलिंक है और तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। यानी बंगाल प्लासी व्लासी के युद्ध यहीं पर आ जाएंगे, मराठा शिवाजी से लेकर सारी कहानी यहीं पर आ जाएगी, अवध सुजाउदौला वगैरह सफदरजंग वगैरह सब यहीं पर आ जाएंगे, मैसूर हैदर अली टीपू सुल्तान यहीं पर मिलेंगे, जाट राज्य सूरजमल यहीं पर मिलेगा, राजपूत राज्य राजा जयसिंह की बात करेंगे, पंजाब राजा रणजीत सिंह की बात करेंगे और सारे पंजाब की बात करेंगे एक साथ। कर्नाटक यानी कि 3 कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में कैसे हुए उसकी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे सामने ये टॉपिक है जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। अब जैसे ये स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ तो हमने इस टॉपिक में देखो आपको सिर्फ ये नहीं लिखा था कि स्वतंत्र राज्यों का उदय, नहीं, हमने एक पॉइंट और लिखा था कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। अब इसको कहने का मतलब समझो क्या है। एक तरफ मुगल साम्राज्य टूटेगा, छोटे छोटे राज्य बनेंगे, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स यूरोपियंस आएंगे, ब्रिटिश उनमें सबसे शक्तिशाली बनेंगे और ब्रिटिश के शक्तिशाली बनने के बाद ये जो जितने भी क्षेत्रीय राज्य है ये सब ब्रिटिशों के द्वारा जीते जाएंगे। किसके द्वारा जीते जाएंगे? यही जो ब्रिटिशों के द्वारा ये सारे राज्य जीते जाएंगे, इसी को कहेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का, इसी को क्या कहेंगे? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसलिए हमने इसका नाम लिखा। तो दोनों साथ साथ घटना घटेगी। जैसे बंगाल, तो बंगाल को पूरा समझने के साथ फिर प्लासी बक्सर के बाद ये बताएंगे कि देखो बंगाल कैसे ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया, मैसूर कैसे ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया, कर्नाटक कैसे, हैदराबाद कैसे, जाट कैसे, अवध कैसे, सब के बारे में यही बताते हुए चलेंगे। तो जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आपके दिमाग में क्लियर कट व्यू बनेगा बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में कि अच्छा तो इसका मतलब ऐसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हुआ है। क्लियर हुआ? अब फिर एक टॉपिक बच्चों आएगा, इसके बाद में एक टॉपिक हमारे सामने आएगा। जैसे ये पूरा करेंगे तो इसके बाद एक टॉपिक आएगा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए ब्रिटिश नीतियां। अब जब आपने साम्राज्य विस्तार किया, जब ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हुआ तो उसके लिए ब्रिटिशों की कुछ नीतियां रही होंगी कि नहीं रही होंगी? तो ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां लिखो। नेक्स्ट टॉपिक, सिलेबस का अगला पॉइंट, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां हम लिखेंगे। यह चौथा टॉपिक होगा बेटा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों इसमें कि सर ये कौन सी नीतियां होंगी, ये कौन सी पॉलिसीज होगी? तो बेटा आपने सहायक संधि का नाम सुना है?
आपने राज्य हड़प की नीति का नाम सुना है? आपने घेरे की नीति का नाम सुना है? नहीं सुना। सुना है? आपने पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन हस्तक्षेप की नीति का नाम सुना है? नहीं सुना। आपने समानता की नीति सुनी है? ये सारी नीतियां हम आपको एक साथ पढ़ाएंगे कि ब्रिटिशों ने 5 नीतियों का पालन करके बच्चों तब जाकर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद बच्चों 5वां टॉपिक हमारा होगा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था। ब्रिटिशों ने हमें कैसे लूटा? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, लिखो बेटा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था। और छठा टॉपिक होगा बच्चों हमारा 1857 की क्रांति। कौन सा होगा? 1857 की क्रांति हमारा छठा टॉपिक होगा। इसे हम कहेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1850, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्या क्रांति? 1857 की क्रांति, यह टॉपिक होगा हमारा छठा। 7वां टॉपिक देखो हमारा क्या होगा। ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ या विरुद्ध जनजातीय एवं राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, एवं राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, ये बच्चों हमारा टॉपिक होगा। अरे मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, है ना बच्चों, इतने सारे विद्रोह, बिल्कुल इतने सारे विद्रोह। हाँ नहीं, थोड़ी डाल देना चाहिए। हाँ, मिठास चाहिए, चीनी जरूरी है, चीनी जरूरी है कि नहीं है? देखो, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय एवं राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। नंबर 8वां टॉपिक लिखो बेटा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और 9वें नंबर का टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा बच्चों, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे जानदार टॉपिक, सबसे शानदार टॉपिक, सबसे अवधारणात्मक टॉपिक, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से कांग्रेस की स्थापना के बाद जो शुरू होगा वो कौन सा होगा? राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा पार्ट है बच्चों हमारे इतिहास का, और इसका समय है 1885 से लेकर 1947 एडी तक का, और फिर देश आजाद हो जाएगा, है कि नहीं? फिर क्या होगा? देश आजाद हो जाएगा। तो हम और आप मिलकर देश आजाद करवाएंगे, ठीक है? अब देखो यहां पर फिर से करवा देंगे एक बार। तो यहां पर देखो, यहां पर सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक बताओ क्या है? यूरोपियों का आगमन। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? मुगलों का पतन। तीसरा टॉपिक क्या रहेगा? स्वतंत्र राज्यों का उदय। इनके ब्रैकेट में थोड़ा थोड़ा सा टाइम भी लिखो, 1498 एडी से लेकर ये 1857 एडी के लगभग तक इनका टाइम लिखो, इनका टाइम लिखो आप। मुगलों का पतन का टाइम लिखो आप 1707 से लेकर 1857 तक टाइम लिखो आप इसका। और स्वतंत्र राज्यों का उदय का टाइम लिखो 1720 से लेकर
1857 एडी तक का। तो तीनों के तीनों टॉपिक एक ही जगह खत्म हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। 1857 द रिवोल्ट ऑफ द 1857 तभी तो शुरू होगा। सब आपस में, हिस्ट्री में सब आपस में इंटरलिंक है। ठीक है बच्चों, सब इंटरलिंक है। तो यूरोपियों का आगमन, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, पहला टॉपिक। समय याद हो गया? पहला टॉपिक यूरोपियों का, दूसरा टॉपिक मुगलों का, तीसरा स्वतंत्र राज्यों का उदय, चौथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय 1857 की ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय एवं राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। ठीक है, अरे राजनीतिक धार्मिक से घबरा गए होंगे तुम लोग। सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, कूका विद्रोह, वहाबी आंदोलन, ये सब समझेंगे। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन, फिर उसके बाद क्या है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे, एनी बेसेंट, ये सब टॉपिक हमारे इसमें चलेंगे। 1870 इसके बाद आएगा राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें कांग्रेस की स्थापना के बाद में राष्ट्रवाद के उदय के कारण फिर कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के विभिन्न चरण, गांधीवादी आंदोलन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो सिलेबस क्लियर हो गया आपके दिमाग में? अब ध्यान से सुनो, एक अवधारणा और समझो। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे। 3 यानी 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, इसे बोलेंगे हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सब आपको होगे कि सर ये कौन से हैं, तो समझो इन्हें। इसमें पहला है बच्चों कमिंग ऑफ यूरोपियंस। इसमें पहला है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, ध्यान से समझिए एक बार। इसमें दूसरा है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। और इसमें तीसरा है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, इसको बोलेंगे स्वतंत्र राज्यों का उदय। स्वतंत्र राज्यों का उदय एवं ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। इसे लिखने के बेटा बहुत मायने हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने के। इस स्ट्रक्चर को बनाने के मायने यह है कि 1498 में पुर्तगाली ट्रैवलर वास्को डी गामा भारत आएंगे और भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन स्टार्ट होगा। आप ये देख सकते हैं, बस केवल इस टॉपिक इन्हें अलग से लिखने का जो एक कारण मैंने बताया, वो आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि तीनों टॉपिक के शुरू होने में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन उनके खत्म होने में बच्चों कोई अंतर नहीं है। उनके खत्म होने में कोई अंतर है नहीं। तो क्या जब एक ही काल में 3 घटनाएं घटेगी, एक तरफ एक महान साम्राज्य टूटेगा, दूसरी तरफ कुछ राज्य बनेंगे, तीसरी तरफ जो बाहर की कंपनियां आई हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होकर ब्रिटिश उभरकर इन राज्यों को जीतेंगे, एक ही साथ 3 घटनाएं घटेगी, तो मुझे यह बताओ बस कि ये तीनों घटनाएं आपस में इंटरलिंक होगी कि नहीं होगी? तीनों घटनाओं की कुछ बातें इसकी यहां मिक्सअप हो जाएगी, कुछ बातें इसकी यहां मिक्सअप हो जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे तीनों घटनाएं एक ही काल की है ना, इसलिए आपस में तीनों टॉपिक बहुत बड़े लेवल पर क्या है बच्चों? इंटरलिंक है। हम तुम्हें कई बार यूरोपियों के बारे में बात करते करते मुगलों के बारे में बताएंगे,
कई बार मुगलों के बारे में बात करते करते क्षेत्रीय राज्यों के बारे में बताएंगे, तो ये अंडरस्टूड रहेगा कि तीनों टॉपिक आपस में क्या है, इंटरलिंक है। क्लियर हुआ? अब इसमें यहां पर देखिए बच्चों, ये अंतर संबंधित है। अब इसमें से ये पहला टॉपिक है हमारा मॉडर्न का, इसका नाम है कमिंग ऑफ यूरोपियंस। अब हेडिंग लगाओ, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से हम पहला ले रहे हैं बच्चों पूरे सिलेबस में से, जिसका नाम है यूरोपियों का आगमन। अब इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ये बना लिया आप लोगों ने, ऑनलाइन वाले बच्चों ने? और ध्यान रखेंगे सारे बच्चे एक बात को, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, ये जो मॉडर्न की क्लासेज है ना, सारी आपस में इंटरलिंक है। क्लास बीच में मॉडर्न वाले भी स्किप करेंगे तो अगले दिन दिक्कत होगी समझने में चीजों को, क्योंकि आपस में वे लिंक है बहुत सारी घटनाएं। तो इस बात का बेटा बहुत ध्यान रखेंगे। और बच्चों इसमें यदि आपके पास समय हो तो, देखो हमने क्या कहा, यदि आपके पास समय हो तो आप एक बुक पढ़नी है बस, केवल बिपिन चंद्र। जो हमारी तरफ से कहना है बस वो वही है। स्पेक्ट्रम साइड में रख देना। मुझे पता है तुम सबने खरीदी हुई है, ठीक है, बट हाँ जिसने भी खरीदे है बेटा, हम मना नहीं करेंगे, आपके पास टाइम है आप खूब पढ़ो, बट हम नहीं कहेंगे कि अभी पढ़ो, क्योंकि यदि एक ही पढ़ी जाएगी वही किताब तुमसे एग्जाम तक, बस और कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। 1100-1200 पन्ने हैं उसमें, और केवल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप इतना टाइम तो नहीं दे सकते। और सारा इंपॉर्टेंट हम तुम्हें बेहतरीन तरीके से करा देंगे, तो उसमें दिक्कत होगी नहीं। और बिपिन चंद्र यदि केवल बच्चों बस 200-250 पेज की बुक है, यदि आप वो पढ़ लो तो बस मजे आ जाएंगे आपके, है ना बेटा? तो उसमें दिक्कत आपको होगी ही नहीं। मतलब नहीं बेटा, एक किताब तो पढ़ लेना, आप एक किताब पढ़ लेना। स्पेक्ट्रम को पढ़ने के लिए बस इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो किताब बहुत बड़ी है, उसे मेंस में पढ़ सकते हैं आप। अभी आपके पास समय क्या है, कम है बच्चों, तो इसलिए कुछ बच्चे यदि उसमें अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो वहां दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है? हाँ, एक बच्चा पूछ लिया सारे एग्जाम से पहले मॉडर्न हो जाएगा। मॉडर्न सारा हो जाएगा, देखो ये देखो ये कहां है, लिखो बेटा, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का क्या आगमन। ये रहे यूरोपियों का आगमन। और ये देखो बच्चों, अब यूरोपीय कैसे आएंगे भारत, है ना? तो वैसे ही बात करेंगे ना, तो अब ध्यान से शुरू करो। देखो बच्चों, पहले इसके लिए पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है कि यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। यूरोपियों का आगमन, बेटा बातचीत नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, पहला पॉइंट, इसे हमें थोड़ा सा हल्का सा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करना पड़ेगा। किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? वर्ल्ड हिस्ट्री से। आपने सुना है रोमन साम्राज्य के बारे में? ध्यान से सुनो, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के 2 भाग थे, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। हम यहां बात करेंगे पूर्वी रोमन साम्राज्य की। पूर्वी रोमन साम्राज्य की स्थिति जो है वो तुर्की के एरिया में, तुर्की में बच्चों एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। नाम सुना है? कुस्तुनतुनिया। यहां पर
तुर्की में रोमन साम्राज्य का, रोमन एम्पायर का ही राज्य था, यानी कि रोमन एम्पायर ही यहां पर था। यह बात है 1453 की, जब उस पर उस्मानिया वंश ने हमला कर दिया। ऑटोमन एम्पायर का नाम सुना है? उस्मानिया सल्तनत के एक शासक जिसका नाम था महमूद थर्ड, क्या नाम था? महमूद थर्ड या महमूद तृतीय ने यहां हमला कर दिया तुर्की पर। तुर्की का जो शासक है वो उस समय कौन है? यूरोपियन है। तुर्की में जो जनता रह रही है वो कौन है उस टाइम पर? क्रिश्चियंस है। कौन है? क्रिश्चियंस है। तो मुद्दा यह है कि जब उस्मानिया यानी कि इस्लामिक राज्य वहां पर स्थापित होगा, इस्लामिक किंगडम वहां पर स्थापित होगा, तो यहां से तुर्की से पलायन शुरू हो जाएगा। यानी तुर्की से लोग निकलकर एक ऐसे राज्य में जाना चाहेंगे जहां ईसाइयों के अंतर्गत वह राज्य आता हो, क्योंकि वह अपने आप को यहां पर ऑटोमन साम्राज्य में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे। तो इसलिए वे तुर्की से चलकर इटली आए। कहां आए बच्चों? इटली आए। इटली आए वे और इटली में आकर बस गए। ये बात है, सारी बात जो हम आपको बता रहे हैं 1453 के बाद की बात है। 1453 में ये हुआ, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ तो कुस्तुनतुनिया के शासक को हटा करके उस्मानिया सल्तनत, जिन्होंने बाद में चलकर ओटोमन एम्पायर की स्थापना की, वह स्थापित हो गया। वहां से ईसाइयों का भारी संख्या में पलायन हुआ। वे पहुंचे इटली और इटली में उन्होंने, कहते हैं, सारा बौद्धिक समुदाय जो है वो इटली में इकट्ठा हो गया। अब जब सारा बौद्धिक समुदाय इटली में इकट्ठा हो गया तो इटली पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। क्या बन गया? पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। और इसी दौर में बच्चों एक पुर्तगाली राजकुमार थे जिनका नाम था हेनरी द प्रिंस, प्रिंस हेनरी। नाम सुने हैं? पुर्तगाली राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था? प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी जो है बच्चों वो बड़े खोजी स्वभाव के हैं। अब एक घटना और घटी जब तुर्की पर यहां पर उस्मानिया सल्तनत का राज हो गया, ओटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया। तो बच्चों एक घटना यहां पर और घटी। तुर्की ने जो यूरोप और एशिया के बीच में जो मार्ग थे व्यापार के, उन सारे रूट पर अधिकार कर लिया और उन सबको अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी यूरोप का कनेक्शन दक्षिणी एशिया से कट गया या एशिया से, भारत से कट गया। क्योंकि अब यदि आपको भारत आना है, पहले व्यापार कैसे होता था? पहले या तो रेड सी से व्यापार हो जाता था या तो बच्चों पश्चिमी एशिया से होकर व्यापार हो जाता था। तो ये बहुत तरीके थे। लेकिन उस्मानिया वंश के बाद इन सब मार्गों पर किसका नियंत्रण हो गया? तुर्की का, कुस्तुनतुनिया यानी ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। तो अब आपको नए रूट चाहिए व्यापार के लिए, यस और नो? और इधर ये बच्चों इटली पहुंचकर यहां पर अनुसंधान का काम शुरू कर रहे हैं। भौगोलिक खोजें प्रारंभ हो गई और भौगोलिक खोजें जैसे ही प्रारंभ हुई तो प्रिंस हेनरी ने बच्चों एक नए रूट को खोजने की बात की जो अफ्रीका के किनारे किनारे अटलांटिक महासागर में पड़ता है। पश्चिमी अफ्रीका की साइड, पूर्वी नहीं, पश्चिमी अफ्रीका की साइड के रूट को यानी कोस्टल एरियाज को खोजने की बात कही उन्होंने। और ऐसे दिक्सूचक यंत्र, दिक्सूचक यंत्र का मतलब दिशा बताने वाले यंत्रों का आविष्कार किया गया। जब दिक्सूचक यंत्रों का आविष्कार हुआ तो बच्चों बहुत हैरानी वाली चीजें हुई। कहा जाता है कि इन दिक्सूचक यंत्रों से पूरा एक रूट खोज लिया गया जो भारत तक आता था। अफ्रीका का चक्कर लगाकर, पश्चिमी अफ्रीका का चक्कर लगाकर जो आ रहा था, जिसको कहा गया था केप ऑफ गुड होप। क्या कहा गया था? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज 1486 में बार्थोलोमियो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बार्थोलोमियो के द्वारा की गई थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऐसी खोजें और नहीं हुई? कोलंबस ने 1492 में अमेरिका, जो स्पेन के थे बच्चों, है ना, और
कई सारी खोजें, जैसे न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इन सब की खोजें कहते हैं इसी दौर में शुरू हुई। लेकिन केप ऑफ गुड होप की खोज हमसे संबंधित है। जब वास्को डिगामा भारत आया, कहते हैं ये इन सब खोजों को करने के कारण प्रिंस हेनरी का नाम भी पड़ गया हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर उनका नाम पड़ गया। उन्होंने दिक्सूचक यंत्रों को 1460 में उनकी डेथ हुई, लेकिन उनका कमाल का काम रहा दोस्तों। उनका कमाल का काम यह रहा क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मार्ग को खोज लिया जो पश्चिमी अफ्रीका की तरफ होकर जाता था नीचे की तरफ। यह नया रूट था, यह नया रूट था। यह रूट कैसा था और यह किस तरीके से आता है, यदि हम इसे देखना चाहे एक मैप के हिसाब से प्यारे बच्चों, तो ये ऐसे दिखेगा। ये आप देखिए बच्चों, ये अफ्रीका है, आपको दिखाई दे रहा है। ये इसका पूर्वी भाग है बच्चों, और ये इसका पश्चिमी भाग है। ये इसका पश्चिमी भाग है। तो ये जितने भी एरिया है बच्चों, ये पश्चिमी, ये सब उसने सबकी खोज होनी थी यहां पर, ठीक है। लेकिन ये जो रूट है पुर्तगाल से, देखो वास्को डिगामा का क्या रूट चला है बच्चों। वास्को डिगामा का रूट ये है, ऐसे आया वास्को डिगामा, इस तरीके से करके वास्को डिगामा जो है कहां आया, कोचीन, कालीकट केरल पहुंचा हुए। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमियो पहले ही कर चुका था, लेकिन वास्को डिगामा 1498 में आया। कब आया? 1498 में। मैंने क्या बताया बच्चों, यहां पर ये सब रास्ते क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, इसे सब ब्लॉक कर दिए गए थे। जब ये सब ब्लॉक किए गए तो फिर कैसे आप यूरोप से आओगे, तो ये मार्ग अपनाया गया यूरोप से भारत आने के लिए, या फिर अफ्रीकी देशों तक पहुंचने के लिए। और फिर यहां वास्को डिगामा ने अपनी यात्रा 90 दिन पहले शुरू की थी, जब वह 1498 में भारत पहुंचा। 90 दिन की यात्रा के बाद वह भारत पहुंचा था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वास्को डिगामा भारत वास्तव में आना भी नहीं चाहते थे। वे तो अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन बाद में कंफ्यूजन के कारण उनका रास्ता बदल गया। अब इस विषय में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो भी हो, वास्को डिगामा यहां यानी कालीकट केरल पहुंचा। अब बच्चों इसको थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये देखो, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये सब पांचवा पार्ट, ये सब इस वाले कोस्टल एरियाज में पुर्तगालियों की फैक्ट्री बसनी शुरू हुई। यानी सिर्फ पश्चिमी कोस्ट पर, ना वे अभी उत्तर पहुंचे ना वे अभी पूर्व पहुंचे, केवल पश्चिमी कोस्ट पर उन्होंने कालीकट, कोचीन, कैनूर और बच्चों दीव, गोवा, इन सब क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। अपनी फैक्ट्रीज लगानी उन्होंने शुरू कर दी। तो पहले यात्री जो भारत आए वो कौन है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाली। लेकिन बच्चों इन कंपनियों के आने का भी एक क्रम है भारत में। भारत में इन कंपनियों के आने का एक क्रम है। बच्चों आपको ये याद हो गया कि क्यों वास्तव में इन समुद्री मार्गों की खोज हुई? 1453 में कहां अधिकार किया गया? कुस्तुनतुनिया पर। कुस्तुनतुनिया किसके अंडर में आ गया? ओटोमन साम्राज्य, उस्मानिया सल्तनत। महमूद थर्ड ने हमला किया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया। अधिकार करते उन्होंने सारे रूट पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब नए मार्ग चाहिए, नए मार्ग चाहिए तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने दिक्सूचक यंत्रों की खोज की। दिक्सूचक यंत्रों की खोज करने के बाद एक नए मार्ग की तलाश हुई, जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। क्लियर हुआ? एक नहीं, जब इटली से पुनर्जागरण हुआ तो कहते हैं भौगोलिक खोजें ही नहीं हुई प्यारे बच्चों, विज्ञान की खोजें भी हुई, खगोलीय खोजें भी हुई, और गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सारी खोजें उसके बाद शुरू होती है, जो आज आपके सामने और जो आप पढ़ते हो वैज्ञानिक खोजों को। क्योंकि इटली ना केवल अनुसंधान का केंद्र बन गया था, बल्कि पुनर्जागरण का भी केंद्र बन गया था। पूरे यूरोप का नक्शा इटली के पुनर्जागरण ने बदल दिया, और आपका भारत भी इससे प्रभावित हुआ। दोस्तों 18वीं शताब्दी में जब भारत में पुनर्जागरण शुरू हुआ तो इटली से प्रभावित था उसका पुनर्जागरण। यह बात आप समझते हो? तो यहां पर यह पूरा समझ लिया आप लोगों ने। लेकिन बच्चों यदि हम देखें कि भारत में कंपनियों के आने का क्रम क्या है,
तो भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली। भारत में कंपनियों के आने का क्रम अभी ऐसे ही समझा रहे हैं। भारत में कंपनियों के या यूरोपीय जो कंपनियां हैं बच्चों के आने का क्रम क्या है? कंपनियों के आने का क्रम क्या है? आने का क्या क्रम है? पहला क्रम है मेरे प्यारे बच्चों, पुर्तगाली सबसे पहले आए। कौन आए? पुर्तगाली सबसे पहले आए। भारत सबसे पहले आए पुर्तगाली। इनको हम बोलेंगे पोर्तुगीज। क्या बोलेंगे बेटा? पोर्तुगीज। दूसरे नंबर पर आए डच। दूसरे नंबर पर कौन आए? डच। क्या हुआ बेटा? दूसरे नंबर पर कौन आए? डच। डच आए। तीसरे नंबर पर आए ब्रिटिशर्स। कौन आए? ब्रिटिश। चौथे नंबर पर आए डेनिश। कौन आए बेटा? डेनिश। पांचवें नंबर पर आए फ्रांसीसी। पांचवें नंबर पर कौन आए? फ्रांसीसी। पांचवें नंबर पर आए फ्रांसीसी या फ्रेंच। कौन आए बच्चों? फ्रेंच आए। फ्रेंच आए। ये कंपनी भारत आई। लेकिन इन कंपनियों के भारत आने से पहले एक छोटी सी भूमिका नोट करेंगे। हेडिंग लगाइए भूमिका। हेडिंग लगाइए भूमिका। क्या बेटा? हाँ, यूरोपियों का आगमन पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया। उसी की भूमिका, हर टॉपिक की भूमिका लिखेंगे, ठीक है? ताकि भूमिका लिखना सीख जाओ। लेटर कम देंगे तो काम तुम्हारा बढ़िया चलेगा। पत्र व्यवहार जितना करोगे उतनी समस्या होगी। गेट खुलवा दिया जाए। गेट खुलवा। लिखो बेटा पहला, भारत एवं यूरोप के मध्य, भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार मध्यकालीन भारत से ही, भारत एवं पुर्तगाल के मध्य व्यापार, भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार मध्यकालीन भारत से ही होता रहा है। मध्यकालीन भारत से ही होता रहा है। से ही होता रहा है। से ही होता रहा है। पहले यह व्यापार 1453 से पहले यह व्यापार, ऐसे लिखो, 1453 से पहले यह व्यापार पश्चिमी एशिया और लाल सागर से होता था। पश्चिमी एशिया और लाल सागर से होता था। पश्चिमी एशिया और लाल सागर से होता था। परंतु 1453 में, परंतु 1453 में उस्मानी साम्राज्य, 1453 ने उस्मानी साम्राज्य के शासक महमूद तृतीय ने तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तुर्की के कुस्तुनतुनिया
पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। और यहां से रोमन साम्राज्य का, और यहां से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। यहां से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। यहां से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। ऐसा माना जाता है कि तुर्की से भारी संख्या में ईसाई, तुर्की से भारी संख्या में ईसाई इटली की ओर पलायन कर गए। इटली की ओर पलायन कर गए। इटली की ओर क्या कर गए? पलायन कर गए। परिणाम स्वरूप इटली आगे चलकर वैज्ञानिक एवं भौगोलिक खोजों, इटली आगे चलकर वैज्ञानिक एवं भौगोलिक खोजों का केंद्र बन गया। वैज्ञानिक एवं भौगोलिक खोजों का केंद्र बन गया। और यहीं से यूरोप में पुनर्जागरण, और यहीं से यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। परंतु दूसरी ओर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाने से, परंतु दूसरी ओर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाने से यूरोप एवं एशिया के व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण में आ जाने से यूरोप और एशिया, दक्षिण एशिया के व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार हो गया। और इन मार्गों को बंद कर दिया गया। और इन मार्गों को उनका अधिकार हो गया और इन मार्गों को बंद कर दिया गया। 15वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के अधीन, हेनरी द नेविगेटर के अधीन नए सामुद्रिक मार्गों की खोज की गई। नए सामुद्रिक मार्गों की खोज की गई जो पश्चिमी
जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों से होता हुआ जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों से होता हुआ दक्षिण एशिया की तरफ आता था, इन भौगोलिक खोजों के कारण ही कुछ नए देशों की खोज संभव हुई। कुछ नए देशों की खोज संभव हुई। कुछ नए देशों की खोज संभव हुई। हेडिंग लगाइए अमेरिका, वैसे अमेरिका नहीं, ऐसे बनाइए अमेरिका की खोज 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का रहने वाला था? स्पेन का। ऑस्ट्रेलिया 1773 में जेम्स कुक कहां का रहने वाला था? ब्रिटेन। वास्को डी गामा भारत 1498 कहां के रहने वाला था? पुर्तगाल का। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का। न्यूजीलैंड एबल तस्मान कहां का था? डच था 1642 में। लिखो कुछ महत्वपूर्ण खोजे। कुछ महत्वपूर्ण खोजे। कुछ महत्वपूर्ण खोजे। कुछ महत्वपूर्ण खोजे। बना लो जल्दी फटाफट। इससे भी बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, कि ये खोजे कहां कहां से किस किस प्रकार हुई है। कुछ क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। बस बेटा यही तो करना है ऑनलाइन वाले बच्चे सारे। जैसे बेटा स्मृति है, स्मृति सिंह है, बेटा आपको सबसे ज्यादा क्या करना है ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑनलाइन वालों को बस एक ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वैसे तो उनके पास घर का माहौल है, अच्छा माहौल है, वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वे 2.5 घंटे के लेक्चर को 6 घंटे में पूरा करते हैं, है ना बच्चों? और उस पर भी 1.5 गुना स्पीड डाल के, 2 गुना स्पीड डाल के। देखो मजबूरी में तो ऑनलाइन होता ही है ना बच्चों? मजबूरी में तो ऑनलाइन होता ही है, बट ऑनलाइन ज्यादा समय कंज्यूम कर लेता है। इससे आप सहमत हो? कभी कभी आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास करके तो पक्का देखी होगी, है ना? कभी कभी बंक मारा होगा, और बंक मार करके तुम लोगों ने ऑनलाइन की होगी, और तुमने देखा होगा कि 2.5 घंटे की क्लास हट जाए, 2.5 घंटे की क्लास 5-5, 6-6 घंटे में पूरी हुई है ना? जबकि क्लास में यहां पर आते हो और फटाक से पूरी करके जाते हो। ऑनलाइन वाला समझ? हाँ, ऑनलाइन में पत्र लेकिन कम आता है। पत्र कम क्या, आता ही नहीं। ऑनलाइन वाले पत्र कहां से भेजेंगे बेचारे? क्वेश्चन पूछेंगे बेचारे। हाँ, तो बस बेटा यही तो करना है आपको, यही करना है बच्चों, कि बस आपको बैठ के अच्छे से लेक्चर को करना है बेटा, ठीक है? हाँ, ये बन गया बेटा, लिखे। कब तक बनाओगे? तुम लोगों को स्पीड मेंटेन करनी होगी, है ना? हाँ, तभी तो होगा। तुम और हम लोगों का मिलके कोऑपरेट होगा जब, तभी चीजें संभव होगी। तो लिखो 1486 में, पैराग्राफ चेंज करके, 1486 में, 1486 में बार्थोलोम्यो डियाज ने, बार्थोलोम्यो डियाज ने एक नए समुद्री मार्ग,
केप ऑफ गुड होप, एक नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की, एक नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। बच्चों ये सब कमाल था दिक् सूचक यंत्रों को खोजने का। यस और नो? दिक् सूचक यंत्रों को खोजने का। ये सब भौगोलिक खोजें संभव हुई कि नहीं हुई? तो बच्चों क्या आप मध्यकाल में भी यूरोप के साथ व्यापार करते थे? बिल्कुल करते थे। मध्यकाल में हमारा यूरोप के साथ मसाले, कपड़े, इन सब का व्यापार हमारा मुख्य रूप से होता था मध्यकाल में। लेकिन बच्चों क्या हुआ, जैसे ही तुर्की ने अधिकार किया, यूरोप से हमारे व्यापारिक संबंध क्या हुए? डिस्कनेक्ट हुए। और जैसे ही व्यापारिक संबंध डिस्कनेक्ट हुए, वैसे ही बच्चों यूरोप में भी इस बात को लेकर बहुत बड़ा एक विवाद हो गया या एक उत्कंठा हो गई कि भाई अब भारत के साथ या अन्य देशों के साथ व्यापार कैसे होगा। मसालों की तो मोनोपोली है, मसालों की बहुत जरूरत है बच्चों। कहां पर? पुर्तगाल में या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें, ठंडे देशों में। ज्यादा लंबे समय तक मांस को सुरक्षित रखने के लिए मसालों का प्रयोग किया गया, जिसमें काली मिर्च बच्चों, इलायची और ये सारे मसाले मुख्य रूप से थे। इनका मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। तो भारत आने के लिए पुर्तगालियों का सबसे बड़ा मुद्दा दो चीजें थी। पहली बात, एक वे भारत के व्यापार पर अधिकार करना चाहते हैं, और दूसरे वे भारत में बच्चों क्या करना चाहते हैं? नहीं, धर्म का प्रचार करना, यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना भी उनका मुख्य उद्देश्य था। अब बच्चों ये तो हो गई पूरी भूमिका। अब हेडिंग लगाओ, भारत में कंपनियों के आने का क्रम। भारत में कंपनियों के आने का क्रम। भारत में कंपनियों के आने का क्रम। ये तो हॉरिजॉन्टल बनी हुई है बच्चों, आपको वर्टिकल बनाना है। आपको ऐसे बनाना है जैसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। तो पहले पुर्तगाली कंपनी आई, यानी आप इसे लिखेंगे पोर्तुगीज आई। दूसरा डच आया, तो आप लिखोगे डच। तीसरा ब्रिटिशर्स, तो आप ब्रिटिश लिखोगे। चौथा डेनिश, तो आप डेन्स या डेनिश लिखोगे। चौथा फ्रांसीसी, तो आप लिखोगे फ्रेंच। क्या लिखोगे? फ्रेंच। तो ये सब कंपनियां बच्चों भारत आई। ये सब कंपनियां भारत आई। ये भारत आने का क्रम है बच्चों। ये क्या है? कंपनियों के भारत आने का क्या है? क्रम है। भारत आने का क्या है? क्रम है। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। लिख लिए? आने का क्रम है बेटा। ये जाने का क्रम नहीं है, हाँ आने का क्रम है। अब इसके नीचे सबके सामने, यदि आपने सामने लिखा है तो आप इसे ऐसे बनाओ। ये 1498 से लेकर 1961 तक रहे, ऐसे बनाओ। 1498 से लेकर 1961 तक रहे। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। सबसे पहले कौन आए बेटा भारत में? सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। डच आए 1602 में, और ये 1759 के बाद सामान बांधने पर मजबूर हो गए। ब्रिटिश आए 1608 में और 1947 में चले गए, लेकिन बच्चों भयंकर प्रभावित कर गए भारत को। डेनिश आए बेटा 1616 में, और ये बेटा चले गए 1868 में अंडमान निकोबार बेच करके। फ्रांसीसी आए बेटा 1664 में, और ये बेटा चले गए 1953 में। पौंडीचेरी खाली करके गए 1953 में। पौंडीचेरी खाली करके गए 1953 में। कौन? फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। तो यहां तक कोई दिक्कत? सबका समय लिख लिया? सबसे पहले कौन आए? फिर कौन आए? फिर कौन आए? फिर कौन आए?
फिर कौन आए? फ्रांसीसी। ये तो आने का क्रम था। लिखो कंपनियों के बनने का क्रम, लिखो कंपनियों के बनने का क्रम, बिल्कुल अलग से। बनने का क्रम, बनने का क्रम, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन। सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है यानी बनने का क्रम है। बनने का क्या है? क्रम है। सबसे पहले कंपनी बनी कौन सी? अरे यहां आने से पहले कंपनी बनी भी तो होगी, यस और नो? बनी होगी यहां आने से पहले कंपनी। अपने अपने देशों में इन कंपनियों की स्थापना हुई होगी, ऐसा है कि नहीं है? जैसे बच्चों यदि हम बात करें पुर्तगाली की, तो पुर्तगीज कंपनी कब बनी? तो पुर्तगीज कंपनी बनी 1502 में, 1501-2 में बनी बच्चों, 1501-2 में बनी। कहां? कहां? पुर्तगाल में। पुर्तगाल में इस कंपनी की स्थापना 1501-2 में हुई और 1503 में भारत आ गई। दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर डच नहीं बनी, ब्रिटिश बनी। ब्रिटिश कंपनी बनी, ब्रिटिश कंपनी बनी कब बनी? 1599 या 1600? 1600 एडी में बनी। वैसे 1599 बन गई थी, लेकिन 1600 में इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया महारानी के द्वारा। 1600 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया महारानी के द्वारा। तीसरे नंबर पर कंपनी बनी डच। कौन सी बनी? डच। बना लो डच। डच बनी 1602 में और 1602 में भारत भाग आई, यानी 1602 में बनी, 1602 में भारत आ गई। तो डच का ये रहा मामला। अब यदि हम बात करें नंबर 4 पर, तो नंबर 4 पर आई डेनिश। डेनिश बच्चों कब बनी? तो डेनिश बनी कंपनी, डेन या डेनिश कहेंगे इसे, ये बनी 1616 में, 1616 एडी में बनी ये कंपनी। और फ्रांसीसी बनी 1664 में। फ्रेंच कब बनी? 1664 में। फ्रांसीसी 1664 में बनी। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी एक मंत्री कोलबर्ट के द्वारा। 1664 में फ्रांस में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। क्लियर? तो पहली पुर्तगाली, यस और नो? दूसरे नंबर पर ब्रिटिश, तीसरे नंबर पर पहले वाले में और इसमें कुछ अंतर आया? बताओ क्या आया? बस डच को यहां पर नीचे कर दो, ब्रिटिश को ऊपर कर दो, बस दो ही बदले, डच और ब्रिटिश। बनने के क्रम में ब्रिटिश बेटा पहले बनी, डच बाद में बनी। आने के क्रम में ब्रिटिश, डच पहले आई, ब्रिटिश बाद में आई। यस और नो? अब दिमाग क्लियर हो गया? हेडिंग लगाओ पुर्तगाली, पुर्तगाली कंपनी हेडिंग लगाओ। यह बनने का क्रम है, पुर्तगाली कंपनियों के बनने का क्रम। हाँ बेटा बताओ, कुछ बोलना चाहते हो ना बेटा? बोलो बेटा बोलो। हाँ बच्चे, कोई कह रहा था ना सर सर? अच्छा अच्छा। तो यहां पर अब बच्चों हमें बात करनी है सबसे पहले पुर्तगाली की। देखो अब तक बहुत सिस्टमेटिक चले हैं हमने सबसे पहले आते ही आपको बताया कि आधुनिक भारत क्यों? तो हमने बताया राजतंत्र खत्म हो जाएगा, धर्मतंत्र खत्म हो जाएगा, नवीन अवधारणा है, नई विचारधारा है, नए मूल्य है, नई नई चीजें शुरू होंगी, इसलिए आधुनिक भारत। बहुत परिवर्तन देखने को मिले, आप इसे और आगे हम डिटेल में बताते हुए जाएंगे। लेकिन फिर हमने बताया बच्चों कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री को एक पाठ्यक्रम के हिसाब से कैसे शुरू किया जाना चाहिए। तो हमने बताया कि सबसे पहले हम यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे, फिर मुगलों का पतन पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ेंगे, फिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां पढ़ेंगे, फिर 1857 की ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, फिर अन्य विद्रोह पढ़ेंगे,
और लास्ट में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने मॉडर्न के साथ उठाया है यूरोपियों का आगमन। कौन सा उठाया? यूरोपियों का आगमन। यूरोपीय कैसे भारत आए। लेकिन बच्चों इसमें हमें एक भूमिका पर बात करनी पड़ी, हमें इसे वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करना पड़ा। हमने देखा कि हम इसे वर्ल्ड हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा ऐसा क्या हुआ जो अचानक से सामुद्रिक मार्गों की खोज प्रारंभ हो गई। ऐसा क्या हुआ अचानक से वैज्ञानिक खोजें शुरू हो गई। तो हमने देखा रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया महमूद थर्ड ने, और कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लिया? कुस्तुनतुनिया से लोग कहां मूव कर गए? इटली सेंटर बन गया पुनर्जागरण का, वैज्ञानिक खोजों का, भौगोलिक खोजों का। और बच्चों हेनरी द नेविगेटर को भूल गए क्या? पुर्तगाली राजकुमार। दिक् सूचक यंत्र, दिशा बताने वाले यंत्र। समुद्र की दिक्कत यह होती थी बच्चों कि समुद्र में नाव चलाने की बात तो बहुत पहले से हो जाती थी, लेकिन दिक्कत यह थी रास्ता कैसे, महासागरों में रास्ता कैसे ढूंढोगे। तो दिक् सूचक यंत्र बहुत जरूरी थे नक्षत्रों के आधार पर। तो ये बड़ी खोज थी बच्चों, हेनरी द नेविगेटर के प्रयास बहुत अच्छे थे इसमें, आप ये कह सकते हैं। तो कहते हैं इसमें भौगोलिक खोजें शुरू हो गई, और भौगोलिक खोजें शुरू होने के बाद बार्थोलोम्यो डियाज ने यह काम कर गई। 1486 में बच्चों केप ऑफ गुड होप खोज लिया। क्या खोज लिया? लेकिन कुछ अन्य भी खोजें हुई, जैसे अमेरिका को किसने खोजा? किसने खोजा? बिल्कुल। जैसे बच्चों ऑस्ट्रेलिया को किसने खोजा? जेम्स कुक। जैसे वास्को डिगामा ने न्यूजीलैंड को, याद रहेगा, यह खोजा। अब भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियां कितनी हैं? पहली पुर्तगाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी फ्रांसीसी। ठीक है, बनने का क्रम में आपको बताया कि थोड़ा अंतर आ गया। कंपनियों के वास्तविक नाम जानना चाहोगे कि कंपनी के वास्तविक नाम क्या थे? डर जाओगे लेकिन जान तो लोगे। पुर्तगाली कंपनी को कहा जाता था एस्तादो द इंडिया। क्या कहा जाता था? एस्तादो द इंडिया। इसको बोला जाता था वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। डच को, नाम कितना खतरनाक है, ब्रिटिश को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। शॉर्ट में कहते थे ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश को क्या कहते थे? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, सबके पीछे ईस्ट क्यों लगा होता था? क्योंकि ईस्ट में व्यापार करने आते थे। किस में व्यापार करने आते थे? ईस्ट में। फ्रांसीसी कंपनी फ्रैंकेस दतेस इंडेस ओरिएंटल्स। छोड़ो इतनी बड़ी बात, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहोगे? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह नाम तुम चाहोगे तो लिख लेना, हमने तुम्हें बता दिया। ठीक है, हेडिंग लगाओ पुर्तगाली, जल्दी से लगा लिया। 2 पॉइंट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा था या वास्को डिगामा थे? वास्को डिगामा। लिख लिए? लिखो अगला पॉइंट। हाँ, लिखो अगला पॉइंट। वास्को डिगामा भारत एक नए समुद्री मार्ग, वास्को डिगामा भारत एक नए समुद्री मार्ग
केप ऑफ गुड होप। वास्को डिगामा भारत एक नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप से आया था। केप ऑफ गुड होप से आया था। 1498 में 90 दिनों की यात्रा के पश्चात, नेक्स्ट पॉइंट, 1498 में 90 दिनों की यात्रा के पश्चात वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक की सहायता से, एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक की सहायता से कालीकट केरल पहुंचा था। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ कालीकट, इस समय कालीकट के शासक जमोरिन थे। इस समय कालीकट के शासक कौन थे? जमोरिन थे। वास्को डिगामा का स्वागत जमोरिन के द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा का स्वागत जमोरिन के द्वारा, भावनाओं को समझो, जमोरिन के द्वारा किया गया था। तो बच्चों 90 दिन की यात्रा के बाद कौन आए? वास्को डिगामा। किस पथ प्रदर्शक की सहायता से? किस रूट से? केप ऑफ गुड होप। कितने दिन की यात्रा? प्रथम यात्री थे। भारत किस उद्देश्य से आए? व्यापार के लिए आए। जब भारत पहुंच गए तो भारत से मसाले खरीदे। और बच्चों हैरानी की बात सुनो, जब ये मसाले लेकर, ध्यान से सुनो, जब ये मसाले लेकर वास्को डिगामा वापस यूरोप पहुंचे, यानी पुर्तगाल पहुंचे, तो इन पर बच्चों कितना लाभ मिला? 60 टाइम्स, यानी 60 गुना लाभ मिला। कितना लाभ मिला? 60 गुना लाभ मिला। यह तो लाभ बहुत ज्यादा था। यानी यदि 100 रुपए का सामान है बच्चों, तो 60 गुना प्रॉफिट के साथ वो हो गया 6000 का। यार 100 रुपए का सामान 60,000 में बिक जाए, कितने का? 6000 में बिक जाए, तो आप सोचो कितना मुनाफा है। तो यानी इसका मतलब तो पुर्तगाली लोग, अधिकतर पुर्तगाली लोग क्या होंगे? इस व्यापार के प्रति आकर्षित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये रामलाल नहीं है, छज्जू लाल है। अरे भाई सुनो, इसका अपनी पीड़ा है, इसका अपना दुख है, इसका अपना संताप है। सर मेरा कोई स्टील का बोतल ले लिया है, पानी भरने के लिए गया था और फिर बोतल मिला ही नहीं, बोतल साफ वहीं से। तो तुम पानी भरने क्यों गई थी? पहले तो तुम ये बताओ, ये कौन है? अरे भाई सुनो, मजाक की बात अलग है बेटा, इसकी बोतल दे देना, तो जिसने ली है दे देना भाई, इसकी ईमानदारी से दे देना इसकी बोतल। सीधा प्राणी है बेचारा,
देखो, इसकी बोतल की खोज भी नहीं कर पाया तो आके हमें पत्र दे के गया। लिखो, वास्को डिगामा ने भारत से मसाले, वास्को डिगामा ने भारत से मसाले खरीदे जिनकी इस समय यूरोप में भारी मांग थी, जिनकी इस समय यूरोप में भारी मांग थी। 1499 में जब वास्को डिगामा वापस लौटा, 1499 में जब वास्को डिगामा भारत लौटा, वास्को डिगामा वापस लौटा, यूरोप वापस लौटा, 1499 में जब वास्को डिगामा वापस लौटा, तो उसे इन मसालों पर 60 गुना लाभ, प्राप्त हुआ। 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ, जिससे पुर्तगाल में भारतीय व्यापार के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। भारतीय व्यापार के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ या आकर्षण उत्पन्न हुआ। बच्चों, आकर्षण तो हो गई भाई, इतना भारी मुनाफा है। लिखिए 1500 एडी में और 1500 एडी में दूसरा पुर्तगाली यात्री कैब्राल आया, और 1500 एडी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रोज कैब्राल भारत आया। उसे भी बच्चों इतना ही मुनाफा हुआ। पहले कौन आया 1498 में? वास्को डिगामा। 60 गुना प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, लोग आकर्षित। वास्को डिगामा आया कालीकट केरल के तट पर, जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वह नए सी रूट से आया था, केप ऑफ गुड होप से, जिसकी स्थिति हमने आपको दिखाई थी। अब पेड्रोज कैब्राल आया 1500 एडी में। कब आया? 1500 एडी में, और उसे भी बच्चों इतना ही मुनाफा हुआ। अब तो पुर्तगाल के बहुत सारे लोग इस बात को सोचने लगे कि भाई हमें धीरे धीरे किसकी तरफ जाना है? भारत की तरफ। लेकिन वहां के शासक ने कहा, देखो भाई सुनो, एक कंपनी बना देते हैं। कंपनी क्या बना देते हैं? और ये कंपनी लेकर जाओ कहां? इंडिया। और वहां जाकर इस कंपनी के साथ व्यापार करो, यानी इस कंपनी के माध्यम से व्यापार करो। क्या आपको वास्को डिगामा जैसे लोग बच्चों आश्चर्यचकित नहीं कर देते? 90 दिन की यात्रा के बाद किसको अच्छा नहीं लगता घर पर बैठकर आराम करने से? है कि नहीं? तुम लोगों को कल ही कह दे कि पेपर बहुत पीछे हट गया है, तुम देखो कितने रेस्ट मोड में चले जाओगे कि नहीं? आराम सबको पसंद होता है। वास्को डिगामा 90 दिन की यात्रा के बाद, वास्को डिगामा 90 दिन की यात्रा के पश्चात, समुद्र की यात्रा के पश्चात, सोचो बच्चों, जहां दूर दूर तक आपको समुद्र में क्या होता है? दूर दूर तक क्या दिखता है आपको? जल ही जल। 90 दिन तक वह चलता रहा।
पेड्रोज कैब्राल भी ऐसे ही चला। अब वहां के सम्राट ने वास्को डिगामा को बुलाया 1502 में, और वास्को डिगामा से उसने कहा कि देखो भाई, तुम ही गए थे पहले वास्को जी, तो अब तुम ही फिर से जाओ और जाकर वहां के राजा से वहां एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगो। फैक्ट्री का मतलब बच्चों, यहां पर फैक्ट्री का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। फैक्ट्री का मतलब यहां पर यह नहीं होता कि कुछ कारखाना बनाया जाएगा या कारखाना स्थापित किया जाएगा जहां कुछ निर्माण कार्य होगा। अमूमन फैक्ट्री का मतलब यही समझा जाता है ना कि आपको ये बनाया जाएगा, बट यहां फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था। फैक्ट्री का मतलब था व्यापार को नियंत्रित करने का स्थान, व्यापार को रेगुलेट करने का स्थान, और सामान को स्टोर करने का की एक जगह, जो दूसरे स्थानों से लाकर एक निश्चित जगह पर लाकर स्टोर किया जाए और वापस वहां से फिर बंदरगाहों तक भेजकर उसे विदेश भेज दिया जाए, यह चलता था। तो फैक्ट्री का मतलब यह है। तो पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति वास्को डिगामा वास्तव में आया बच्चों 1502 में, दोबारा आया। वास्को डिगामा 1502 में कब आया? दोबारा आया। और उसने फैक्ट्री बनाने की अनुमति ले ली, और पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित हुई। कोचीन केरल में स्थापित हुई, और इसका समय था 1503। क्या समय था? 1503 इसका समय था, 1503। इसमें भारत में पहली फैक्ट्री लगी, पहली यूरोपीय फैक्ट्री है, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री है। और अब ध्यान से सुनो, इसी साल एक नया कमांडर भी भारत आया, पहला पुर्तगाली वायसराय, पहला पुर्तगाली गवर्नर, जो कहो, यहां गवर्नर और वायसराय में अभी अंतर मत करो, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहले वायसराय के रूप में भारत आए। लिखो पहला पॉइंट। 1502 में वास्को डिगामा 1502 में वास्को डिगामा भारत में पुर्तगाली व्यापार की अनुमति, भारत में पुर्तगाली व्यापार की अनुमति के लिए कालीकट पहुंचे। कालीकट पहुंचे। अनुमति मिल जाने के पश्चात, अनुमति मिल जाने के पश्चात भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन केरल में, भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन केरल में 1503 में स्थापित हुई। 1503 में स्थापित हुई। इसी वर्ष पहला पुर्तगाली वायसराय, इसी वर्ष पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये भी भारत आ गया। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के कंधों पर बहुत भारी बोझ है इस बात को लेकर कि वह भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना कैसे करे।
या पुर्तगाली व्यापार को स्थापित कैसे करे? साम्राज्य छोड़ दो, व्यापार की बात करो अभी तो। भारत में व्यापार को कैसे स्थापित करे? क्योंकि भारत के साथ व्यापार में कुछ और भी प्रतिद्वंदी है इस समय दोस्तों। पहले प्रतिद्वंदी है गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा। दूसरे प्रतिद्वंदी है तुर्की। तीसरे प्रतिद्वंदी है तुर्की, भारत से व्यापार करता था, मिस्र। ये सब प्रतिद्वंदी है, ये व्यापार करते हैं भारत से और इन्हें व्यापार में काफी मुनाफा है भारत से। और ये नए व्यापारिक प्रतिद्वंदी जो कि पुर्तगाली है, उनके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे क्योंकि इनके व्यापार की मोनोपोली खत्म हो गई, एकाधिकार खत्म हो गया, तो इनके बीच में एक विवाद होगा। लेकिन पुर्तगालियों की खास बात है कुछ बिल्कुल जो उनको अलग करती है दूसरों से, और उनकी खास बात वो ये है कि उनके पास नेवल पावर है, उनके पास नौ सैन्य प्रणाली है या नौसेना है। पुर्तगालियों ने भारत में हिंद महासागर में बहुत शानदार नौसैनिक बेड़े का निर्माण किया। बहुत ऑर्गेनाइज नेवी उन्होंने स्थापित की ताकि वे हिंद महासागर में एक व्यापारिक संतुलन पैदा कर सके, और व्यापारिक संतुलन पैदा करने के साथ साथ वे व्यापार पर एकाधिकार भी करें, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य तो व्यापारी था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार, लेकिन वो तो बाद में करेंगे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पास बच्चों कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे पहली बात यह है कि उसे अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करना है। भारत में नया है, भारत में वह है, और उसे नौसेना का निर्माण करना है, उसे दूसरे प्रतिद्वंदियों से भी लड़ना है, फैक्ट्रियों को भी स्थापित करना है, व्यापार को भी ठीक तरीके से रेगुलेट करना है, उसे सारे काम करने हैं। इस काम में वो सफल भी हो जाएगा। उसने बच्चों शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया। उसने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि शांति के द्वारा व्यापार हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे व्यापारिक अधिकारों को कोई, हमारे व्यापारिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप करे या हमारे व्यापारिक अधिकारों पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1503 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए और उन्होंने सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति शुरू की। नौ सैन्य शक्ति को हिंद महासागर में बढ़ा दिया गया, लेकिन महमूद बेगड़ा के साथ उनका विवाद हो गया और चोल के युद्ध में 1508 में एक युद्ध हुआ बच्चों, चोल का युद्ध उसका नाम था। कहते इस युद्ध में महमूद बेगड़ा ने बुरे तरीके से पराजित कर दिया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। इस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा भी लड़ता हुआ मारा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पास दो विकल्प थे, वापस पुर्तगाल लौट जाए या तो हिसाब आर पार कर ले। कहते हैं उसने एक साल में अपनी नौसेना को बहुत बढ़ाया, अपनी शक्ति को बढ़ाया, और उसने कहा एक बार और एक युद्ध हो जाए। 1509 में तुर्की, मिस्र और गुजरात तीनों की सेना को इकट्ठा पराजित किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, और उसने बताया कि हिंद महासागर में आने वाले समय में हम ही राज करेंगे। हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली होकर उभरे पुर्तगाली इस युद्ध के बाद। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जिस उद्देश्य से शायद भेजा गया था भारत, उससे ज्यादा वह लेकर गया अपने साथ। यस और नो? लिखो, भारत में पुर्तगालियों के दो मुख्य उद्देश्य, भारत में पुर्तगालियों के भारत में क्या लिखा बेटा? हाँ, भारत में पुर्तगालियों के दो मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 1, व्यापार का विस्तार करना। नंबर 1, व्यापार का विस्तार करना,
और नंबर 2 ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये 2 उद्देश्य थे बेटा। कितने उद्देश्य थे? 2 उद्देश्य थे। तो अब 3 गवर्नर जनरल बच्चों मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं इस क्रम में। और ये 3 जो गवर्नर जनरल है, ये है एक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, एक अल्बुकर्क है और एक नूना दा कुन्हा है। 3 हमें कुल टोटल मिलाकर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 3। तो 3 में से पहला हम हेडिंग लगाते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लगा लिया या लगाओगे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं। 4 बजे से अगली क्लास होती है क्या? आप लोग खड़े हो बेटा? 4 बजे से अगली क्लास है। ये फर्स्ट वाले बच्चे खड़े हैं क्या? अच्छा, अब सुनो ध्यान से। 2-3 बातें बेटा आप लोगों से कहेंगे, ऑनलाइन वाले भी यहां देखेंगे ध्यान से, सब लोग सुनेंगे, आज ही सुनेंगे। किताब मेरे साथ साथ यदि विपिन चंद्र पढ़ सकते हो तो बेटा आपको चैप्टर वाइज विपिन चंद्र पढ़ते हुए चलेंगे और PYQ ऐसी किताब के माध्यम से जिसमें PYQ सब स्टेट के एक साथ हो, वैसे PYQ लगाते हुए चलेंगे। वैसे हम विजेता में आप लोगों को ध्यान से सुनो, BPSC के सारे PYQ हम कराएंगे, वो हमारी गारंटी है, हम कराएंगे। परंतु पहले ध्यान से सुन लो बेटा, अरे बंद मत करो, अभी पढ़ाएंगे आगे। अब ये तो करते हुए चलो गई, तो किताब रोज रोज नहीं पूछनी है। विपिन चंद्र यदि पढ़ सकते हो तो पढ़ना, अच्छी बुक है। दूसरा हम नियत समय पर अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे और बाकी जो भी सिलेबस एंशिएंट और मेडिवल का है जिन बच्चों का, उन्हें भी हम बहुत शानदार तरीके से खत्म करेंगे। तो आपको संशय में रहने की आवश्यकता नहीं है। और अब तक कहां थे, ये मन में विचार चल रहा होगा। हाँ, हम तो जानते हैं ना, फर्स्ट वालों के मन में तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो बेटा दूसरे बोरिंग रोड पर भी हमारी क्लासेज है, तो हम वहां पढ़ा रहे थे, मतलब तो यहां सर लोग पढ़ा रहे थे, अब सर लोग वहां ट्रांसफर होंगे, हम यहां, है कि नहीं? और बस भूचाल मचा देंगे, खत्म करेंगे अच्छे तरीके। तो इसलिए शानदार तरीके से प्रतिदिन पढ़ते हुए चलेंगे। और बेटा आप लोगों की क्लासेज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, फर्स्ट वालों को बता दें हम, ठीक है? डन, तुम लोग चिंता मत करना, हम हैं, तुम चिंता मत करना। चलो तो फिर कल मिलते हैं वापस, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।